नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पार्थ भाई के साथ। पार्थ भाई ने MHTCT में जिनका रैंक है वो है 584 एंड ये करंटली VGTI IT ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं। तो पार्थ भाई अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए और आपको कितना मिला था एंड रैंकिंग से बता दीजिए। ओके, तो फिर सबसे पहले तो मेरा नाम पार्थ महेश मद्रेवार और मैं इधर अभी VGTI में IT ब्रांच से बीटेक कर रहा हूँ और मेरा परसेंटाइल 99.75 MHTCT में था और रैंक 584 था। और ठीक है, तो पार्थ भाई आपका जो 11 एंड 12 कैसा था एंड आपने कैसे स्टार्ट किया 11-12 में पढ़ाई, वो पूरा एक्सपीरियंस बताइए आपका 11-12 का। ओके, तो सबसे पहले अगर ये बताना होगा कि 11-12 में पढ़ाई कैसे स्टार्ट किया, मतलब 11 की इनिशियल डेज में। तो फिर ये ऐसा था कि मैं पहले एक लातूर में था, मतलब एक दूसरे स्टेट में था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। फिर मैं हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 11-12 में आ गया था। तो फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था कि आई वॉज देयर न्यू, मतलब वो प्लेस मेरे लिए अलग थी, नई थी। तो फिर उसमें एडजस्ट करने के लिए वगैरह वगैरह ज़रा टाइम लग गया था मुझे। और फिर उसका वो जो पढ़ाई का ये जो था, मतलब उसका स्ट्रेटजी था, उसकी जो प्रिपरेशन टाइम टेबल थे, वो सब मैनेज मुझे मेरे जो टीचर्स थे वो उन्होंने बहुत हेल्प किया था वो बनाने के लिए। तो फिर मेरा अभी शेड्यूल पूछ रहा है ना तू? हाँ, मतलब 11-12 का पूरा कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तो यही एक्सपीरियंस अगर वो ब्रीफली अगर बताना होगा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि टीचर्स मेरे बहुत अच्छे मिले थे मुझे। तो फिर उनका जो डाउट सॉल्विंग था, उनका जो टीचिंग का था, वो मैं मतलब एंजॉय करता था पढ़ना उनके साथ। तो फिर ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस अगर पूछा तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा 11-12। ओके, तो आपने ना MHTCT के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? आप में भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मली सब करते हैं, बट आप फिर MHTCT पे कैसे शिफ्ट हुए एंड कैसे किया आपने MHTCT का प्रिपरेशन? हाँ, पहले मैं तो जेई मेंस का तैयारी कर रहा था। हाँ। मतलब जेई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी कर रहा था। और फिर बाद में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई के मुझे ज़रा परसेंटाइल सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए थे मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आ गए थे। लाइक मुझे 96.75 कुछ परसेंटाइल थे। तो फिर उससे रैंक भी मतलब अच्छी नहीं आने वाली थी, ये पता था मुझे। तो फिर मैंने एक मतलब मेरे जो मेंटर्स थे उनसे बात करके फिर मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे अभी शिफ्ट करना है CET के लिए। क्योंकि CET देखो, मेंस से तो बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, NITs IITs उधर तो मिल ही जाता है। पर अगर ये सोचे कि CET से कुछ कॉलेज, अगर ये भी सोचे अगर CET से भी बहुत कॉलेज हैं कि वो उनका रैंकिंग या फिर उनका करिकुलर या फिर उनका सब कुछ अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे है। जैसे कि VGTI, अभी VGTI COEP PICT VIT ये सब बहुत अच्छे कॉलेज। तो फिर मैंने सोचा कि अभी सिलेबस तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मेंस नहीं होगा तो फिर CET के लिए अपने को ट्राई करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने CET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मेरा शिफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हुआ था। ओके, हाँ ठीक। तो अगर आप CET की बात करो तो आपने CET के लिए कौन से स्टडी मटेरियल्स यूज़ किए थे पढ़ने के लिए मेनली, वो बताइए। स्टडी मटेरियल मतलब अभी क्या था कि मेरा जो ट्यूशन था ना, इंस्टीट्यूट था, उसके प्रॉपर मॉड्यूल्स आते थे। तो फिर मैंने 11-12 में मॉड्यूल से ही पढ़ाई की थी और मतलब बहुत अच्छा मॉड्यूल था वो। फिर वो ऐसा था कि हमारे जो सर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, वो हमको असाइनमेंट्स भी भेजते थे। तो फिर मेरा ऐसा था कि पूरे बुक्स है अपने इधर उधर के, तो फिर वो उस सब के अच्छे क्वेश्चंस मिला के हमारे असाइनमेंट्स बनती थी, बहुत अच्छे असाइनमेंट्स से बनती थी। तो मेनली मैं वहाँ से ही करता था। और HC वर्मा, DC पांडे, और जैसे मैंने बताया कि मैंने 11-12 में फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले तक पूरा जेई मेंस का किया था। तो फिर मेरा ऐसा था कि मेनली मैंने CET के लिए पहले कुछ नहीं पढ़ा था। फिर बाद में CET का देखो फॉर्मेट तो पूरा अलग है CET का और जेई मेंस का। तो फिर फॉर्मेट भी चेंज हो रहा था, क्वेश्चंस के टाइप भी चेंज हो रहे थे। तो फिर मुझे वो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने क्या किया था कि CET के जो PYQs हैं वो लगाने शुरू कर दिए। और फिर CET के PYQs तो हो गए, फिर प्रॉपर उसके एग्ज़ाम मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि देखो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो फॉर्मेट उसी से समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझता।
और फॉर्मेट जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता। तो फिर वहाँ से मैंने इससे ये मॉक टेस्ट और फिर PYQs कर दिए। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि इससे तो हो गया था। तो लाइक तो इन्होंने ऐसे किया कि इनका जेई करा था तो उनके कोचिंग का मॉड्यूल था तो वो अच्छे थे, तो उस लेवल पर उन्होंने प्रिपेयर किया। तो मेनली मॉड्यूल का मतलब क्या, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए क्वालिटी के जिससे आपका प्रैक्टिस हो। अब बाद में जब MHTCT पे शिफ्ट हुए तो इन्होंने PYQ एंड मॉक टेस्ट पे देखा कि फॉर्मेट समझने के लिए कैसा आता है क्वेश्चंस MHTCT में। तो भाई आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रति कैसा अप्रोच था एंड आप कैसे प्रिपेयर करते, मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, फिजिक्स के लिए कैसे किया और केमिस्ट्री के लिए कैसे किया, वो बताइए जो आपका स्पेसिफिक पे था। हाँ, तो फिर देखो तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। हाँ। तीनों का अप्रोच अलग अलग रहता था। देखो मैथ्स में अगर बोले तो फिर मैथ्स में मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट सीखा, फिर उसमें 10-15 क्वेश्चंस लगा दिए। और ऐसा था कि हर एक चैप्टर के बाद में, हर एक चैप्टर के एंड में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता था तब मैं 2 असाइनमेंट्स लेता था। 2 असाइनमेंट्स लेके फिर बाद में जो असाइनमेंट्स अच्छी रहे और फिर उसमें सब क्वालिटी के क्वेश्चंस, सब टाइप्स के क्वेश्चंस कंप्लीट समराइज हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस उठा के वो मतलब वैसी असाइनमेंट मिलती थी हमको। मैं ऑनलाइन से भी कहाँ से वहाँ से ढूंढ के फिर ले लेता था और फिर बाद में ये सॉल्व करता था। इससे मेरा मैथ्स का बहुत बेस से एडवांस तक बहुत अच्छा सॉल्व मतलब ये हो जाता था पढ़ाई। फिजिक्स का भी वही था, मतलब कंसेप्ट सीखो, प्रॉब्लम्स करो, कंसेप्ट सीखो, प्रॉब्लम्स करो। मैथ्स और फिजिक्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स रहता और फिर कंसेप्चुअल मैथ्स रहता, ऐसा मुझे लगता था। ओके, तो फिर मैं वही करता था। केमिस्ट्री में थोड़ा अलग था क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर ऑफ रिविजन्स जो थे वो ज़्यादा रहना पड़ता क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा रहती ना, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा तो लर्निंग है उसमें मेजरली। तो फिर उसमें ऐसे अप्रोच था कि मैं महीने के एंड में, मतलब मंथ एंड में मैं जितना पढ़ा हूँ वो सब एक बार रिवाइज करता था। और फिर ऐसे ही जो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे, वीक चैप्टर्स थे, मीडियम चैप्टर्स थे, उनकी लिस्ट बनाता था। एग्ज़ाम्स के बाद में फिर जो हर एक नोटबुक बनाता था जिसमें मेरे एरर्स, मतलब मैंने एग्ज़ाम में, मॉक टेस्ट में या फिर संडे टेस्ट में जो अपना रहता ट्यूशन्स में, उसमें कुछ अगर गलती कर दूँ एग्ज़ाम में, सिली मिस्टेक हो जाए या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो प्रॉपर लिख के लेता था मैं। और मंथ एंड में तीनों, और ये बात भी अच्छी थी मेरी कि मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बनाया था मैंने। तो फिर मंथ एंड में मैं केमिस्ट्री का, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का पूरा एक बार रिवाइज करता था। उस पर अगर मुझे लगा कि असाइनमेंट्स करना है तो फिर असाइनमेंट्स भी करता था। हाँ, तो फिर अप्रोच इन तीनों सब्जेक्ट का ऐसा था। और मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त थे, ओवरऑल मेरा जो पीयर ग्रुप था, उनका ऑलमोस्ट सेम ही अप्रोच था। लाइक तो वही प्रैक्टिस करो एंड रिवीजन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फिजिक्स का सिंपल है, कॉन्सेप्ट करो, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल करो। अगर तुम बस थ्योरी करोगे फिजिक्स में तो कुछ नहीं होने वाला। अपने को लगता है कि आ रहा है बट नहीं होता भाई। तो कॉन्सेप्ट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करो। एंड मैथ्स में प्रैक्टिस और केमिस्ट्री में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एंड भाई ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने जो महीने भर जो भी गलतियाँ की है उसको एक बुक में पूरा लिखते थे एंड मंथ के एंड में उसको देखते थे क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मीन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आपको पहले अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो भाई क्या होता है ना कि हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो हमको बैकलॉग्स बनते हैं चैप्टर्स की। तो आप बैकलॉग्स से कैसे डील करते थे? बैकलॉग्स ब्रो, वो तो मतलब सबका प्रॉब्लम रहता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में, कोई ना कोई कौन से ना सब्जेक्ट में कुछ मतलब बैकलॉग्स तो हो ही जाते हैं। कभी 100% तो कंप्लीट नहीं रहता है ना कोई, क्योंकि घर के प्रॉब्लम्स रहते कुछ। मतलब अभी मैं बाहर रहता था घर से, तो फिर कभी घर जाना हो तो फिर वो एक आध 2 चैप्टर छूट जाता था। तो फिर उसका बैकलॉग का जो कंप्लीट, उसका जो मेरा मेथड था ना, वो कैसा था कि मैं क्या करता था कि दिन का 2 घंटा निकालता था। उस दिन के 2 घंटे में अगर मुझे लगा कि आज फिजिक्स भी करना है और मैथ्स भी करना है तो 1 घंटा, और अगर मुझे लगा कि सिर्फ फिजिक्स करना है या फिर सिर्फ मैथ्स करना है या फिर सिर्फ केमिस्ट्री करना है तो फिर मैं सिर्फ वही करता था। पर मैं ऐसा था कि जब तक बैकलॉग कंप्लीट ना हो 2 घंटा डेली बैकलॉग का पढ़ाई करेंगे, और फिर बाद में जो अपना जो ऑन गोइंग रहता उसको भी छोड़ नहीं सकते ना, नहीं तो फिर वो बैकलॉग हो जाएगा और पीछे वाला कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो फिर
दोनों मैनेज करना पड़ता है। हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अभी मेरा पीयर ग्रुप जो 3 घंटा पढ़े, समझो 3 घंटा पढ़ाई कर, तो फिर मैं भी 3 घंटा पढ़ाई करूँगा, वो तो नहीं पॉसिबल है ना। आपका ऑलरेडी तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और खुद के एबिलिटीज़ को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं स्लो लर्नर हूँ, अगर मैं फास्ट लर्नर हूँ, तो फिर अगर फास्ट लर्नर हूँ तो मुझे बहुत जल्दी कम टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा। स्लो लर्नर हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगा, एंड इट्स ओके। हाँ, एंड इट्स ओके, रियली ओके। मेरे जो फ्रेंड्स थे जो स्लो लर्नर थे, वो बहुत अच्छे NITs में गए, बहुत अच्छे कॉलेज में, IITs में भी गए। तो फिर दैट डजेंट मैटर ब्रो, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ओके। तो फिर यही बैकलॉग्स का मतलब यही था कि तुम ना दिन का एक स्पेसिफिक टाइम निकालो, उसमें बैकलॉग कंप्लीट करना है, मतलब करना है। बाकी तुम एक बार खाना देर से कर लो यार क्या पर पढ़ाई करना है, बैकलॉग्स कंप्लीट करना है। बैकलॉग्स क्योंकि एग्ज़ाम के पहले बहुत टेंशन देते हैं। ऐसा रहता है कि फिर हम क्या करते हैं कि वन शॉट देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे यूट्यूब पे। लगता है कि अपने को आ रहा है, बट वो बस हाँ, दिखावे की स्टडी होती है। दिखावे की स्टडी होती है, उससे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उससे। बहुत कम परसेंट लड़के रहते हैं जिनका वो वीडियो देख के फिर वो एग्ज़ाम में जाते हैं, उधर वो क्लिक हो जाता है उनको, और फिर बाद में वही छाप के आ जाते हैं। वो दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू वर्क ऑन, ओके। सो बैकलॉग्स अगर रह रहा है तो फिर भाई उसको कंप्लीट करो बस। तो भाई ने बैकलॉग्स का बताया कि दिन में अलग अपना टाइम निकालो बैकलॉग्स के लिए, उसको करो, एंड उसके साथ साथ जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दो। बिकॉज अगर तुम बैकलॉग क्लियर करने के लिए नया बैकलॉग बना रहे हो तो क्या मतलब है, तो मतलब यही। और थर्ड थिंग ये है कि MHTCT प्रिपरेशन की टर्निंग, आपका जो सुबह से शाम तक का कैसा टाइम टेबल कैसा था पढ़ाई करने का? टू बी मोर ऑनेस्ट, मेरा जो टाइम टेबल था वो फिक्स नहीं रहता है भाई। क्योंकि हम बनाते हैं, हम क्या करते कि पहले दिन कर लेते कि देखो ये करना है, कल के दिन थोड़ा गलत हो जाएगा तो पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है, फिर अगले दिन से स्टार्ट। तो फिर ऐसे करते करते तो बहुत ख़राब गए थे दिन। पर अगर रफली अगर बताऊँ तो फिर मेरा 5 घंटे का ओवरऑल पूरे दिन में का सेल्फ स्टडी का प्लान था। बाकी 4-5 घंटे का मेरा ट्यूशन था। तो फिर ये 4-5 घंटे, ये 5 घंटे, और फिर बाद में अगर मुझे बैकलॉग रहा तो फिर मैं बैकलॉग के लिए, जैसे मैंने बोला था कि 2 घंटे, वो 2 घंटे निकाल के, और अगर अभी ये जो 5 घंटे थे ना, ये कंसेप्ट्स और कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस जो आज सिखाया था कंटिन्यू में, अगर कुछ नए ये असाइनमेंट्स देंगे ट्यूशन वाले तो फिर वो उसका और जितना टाइम लगेगा उतना टाइम वो असाइनमेंट में चला जाता था। अगर ऐसा मतलब अभी टाइम टेबल बताना है ना पूरे दिन का, तो सुबह 8 बजे उठना, फिर 8 से कुछ 11 बजे तक, 11-12 बजे तक मेरा क्लास रहता था, कभी 1 तक भी रहता था, मतलब वो ज़रा ये था, फ्लेक्सिबल था, कभी ऊपर कभी नीचे टाइम। हाँ, तो फिर जनरली ऐसा था कि मैं जब जाके आऊँगा ट्यूशन से 1 घंटा में मेरे फैमिली के साथ, मतलब मेरी मामी रहती थी मेरे साथ 12th में, तो फिर मैं उनके साथ ज़रा बातें करना, मेरा भाई भी था मेरे साथ, तो फिर मतलब फैमिली टाइम रहता था मेरा। खाना खा के फ्रेश होना, फिर ज़रा रेस्ट करना, तो फिर बाद में मैं पढ़ाई के लिए बैठता था। 3 घंटे की सीटिंग रहती थी मेरी। मैंने 3 घंटा क्यों चूज़ किया था, क्योंकि अपने जो एग्ज़ाम्स रहते हैं वो 3 घंटे के रहते हैं। हमें 3 घंटे का सीटिंग चाहिए रहता है एग्ज़ाम में। तो फिर अभी वहाँ अगर करना है तो फिर घर पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन घर में 2 घंटे करेंगे, 1 घंटा करेंगे, उधर जाके 3 घंटा, हो नहीं सकता ना वो फिर 3 घंटा कैसे बैठोगे आप जब आदत ही नहीं है तो। हाँ, वही फिर बाद में उधर ज़रा स्ट्रेस आना लगता है, थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है अपन अपने, फिर मन ज़रा मतलब माइंड ज़रा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं 3 घंटे का सीटिंग लेता था। फिर बाद में 2 घंटा या 3 घंटा का, उसमें एक आधे घंटे का ब्रेक लेके। तो भाई ने बता दिया इनका जो सेल्फ स्टडी का टाइम था वो 5 घंटे कम से कम था, एंड जो क्लासेस को छोड़ के उसमें अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते थे, एंड उस पर न्यूमेरिकल करते थे, एंड अपने फैमिली को भी टाइम देते थे, और आपको भी देना चाहिए फैमिली को टाइम, जिससे क्या जो मेंटल थोड़ा सा हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई कर रहे हो तो एक अपने को लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आपका जो मेंटली जो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो अपने घर वालों को भी टाइम दो, हल्का आधा घंटा 1 घंटा दिन में बात करो, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। अगला सवाल है कि जो होता है कि जेई मेंस वैसे MHTCT, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जेई मेंस करे कि MHTCT करे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
देखो भाई, ये ना बहुत बड़ा, हाँ, कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं या फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये डिसाइड करना बहुत हार्ड रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखो, हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पूरा साल 2 साल मैंने जेई के लिए किया था, ओके। फिर बाद में सीईटी के लिए जब शिफ्ट हो रहा था ना मैं, तो फिर तब ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो पूरा मतलब जेई का प्रिपेयर किया 2 साल, फिर बाद में अपन एंड पे आके अपना जो गोल है वो चेंज कर रहे, सीईटी कर रहे, वो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। पर तब ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अपने एबिलिटीज़, मतलब मैंने जैसा बोला कि स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर या फिर बैकलॉग्स या फिर कुछ भी रहो। देखो, मेरे एक ठीक ठाक परसेंटाइल आ गए थे, 96.73 कुछ आ गए थे मेरे जेईई मेंस में। मुझे पता था कि इस बार अगर इस परसेंटाइल पे अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे रिलेटिवली। अगर मैं सीईटी में इतना ही एफर्ट्स डालूंगा तो फिर सीईटी से बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा मुझे, जो कि मिल गया। ओके, 20 लाख का एवरेज है और क्या चाहिए। तो फिर वही तो जो कि मिल गया, तो फिर मुझे वो जो शिफ्ट था ना, वो बहुत हार्ड डिसीजन रहता है जो कि लेना चाहिए। देखो, उसमें कुछ शर्माना नहीं है, उसमें कुछ लोअर हम इन्फीरियर फील करना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, जिन्होंने जो 10th तक बहुत अच्छे थे, फिर बाद में 11th से उन्होंने सीईटी का लिया था, क्योंकि उनको पता था कि सीईटी अगर लूँगा तो सीईटी से मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। उनको पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है यार। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो फिर और इसमें कुछ ये नहीं है ना, बुरी बात भी नहीं है। अगर मैं जेईई मेंस नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। सीईटी से अगर उसी एफर्ट्स में अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो क्या गलत है उसमें? सही है ना। तो फिर वही भाई, वही है कि तुम खुद को एनालाइज करो, खुद क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, एक बार समझ लो। क्योंकि देखो, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, मतलब वो करना ही चाहिए, वो रहना ही चाहिए बस। तो फिर मैंने वही किया था कि मतलब मेरे टाइम में मेरा जो शिफ्ट था, मेरे जो मेंटर्स थे, मेरा जो बड़ा भाई था वो मुझे ये करता था। तो फिर उससे बात किया, फिर उसने भी बहुत हेल्प की। और जैसे मैंने बोला था ना कि दिन में एक आध 1.5 घंटा फैमिली के साथ रहना चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, ओके, टेंशन को तो सब स्ट्रेस सबके लाइफ में रहता है 11th-12th में, पर वो मैनेज कैसे होता है फैमिली टाइम के साथ। ओके, तुम जब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ बैठोगे, उनसे बात करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ हंसोगे, खेलोगे, तब माइंड बहुत फ्रेश होता है। हाँ, बहुत फ्रेश होता है। वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि तुम स्ट्रेस में आके बहुत ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, अपन पढ़ रहे बट अपने को समझेगा भी नहीं, डाइवर्ट होता रहेगा। रीड कर रहे बट हम बस रीड कर रहे हैं, बस कहाँ जा रहे दिमाग कुछ पता नहीं रहता। तो फिर वो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर हाँ यार, तुम्हारा जो पीयर ग्रुप रहता है ना, वो भी बहुत सपोर्टिंग या फिर अलाइनेशन में रहना चाहिए अपने गोल्स के। क्योंकि जो मेरा जो ग्रुप था वो सब पढ़ाई करते थे उसमें। तो फिर मुझे था कि एक सपोर्टिव ग्रुप, देख के तो अपने मन करता है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है भाई। तुम 11th-12th में भूल जाओ कि अपने को अच्छी दोस्ती बनाना है। अपने को अच्छी दोस्ती नहीं बनाना है, अपने को अच्छे दोस्त से, अच्छे लोगों से दोस्ती बनानी है। समझा क्या? तो फिर ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। तो फिर वही भाई, शिफ्ट वैसे ही करो, खुद को समझो, खुद के साथ एनालाइज करो। मैंने तो पर्सनली ऐसा किया था कि मैंने एक पेन लिया, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, मैंने लिख लिया था कि मेरे क्या कमियां हैं और क्या एडवांटेज। हाँ, मतलब पूरा लिख के लिया था मैंने, उसको एनालाइज करके फिर बाद में शिफ्ट किया था मैंने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भाई। अभी देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं जेईई मेंस करता ना, तो फिर मुझे एक ठीक ठाक NIT, ठीक ठाक भी नहीं, मॉडरेट सेकंड टायर NIT में कुछ ब्रांच मिल जाता। पर अभी मैंने शिफ्ट किया MST CET में, मुझे VGTI में IT मिल गया भाई। उससे ज़्यादा मतलब और क्या ही चाहिए थे, सीरियसली। तो देखो, भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अपने आप को देखो, समझो कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, चीज़ें किस हिसाब से चल रही, बैठ के आराम से फिर डिसाइड करो। देखो, एडमिशन लो ना लो बात की बात है, बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो CET एग्ज़ाम देखिए आओ। एंड क्योंकि देखो, बाद में क्या होने वाला तुमको नहीं मालूम, अभी जो चल रहा है वो करो। एंड इतना मत सोचो, अगर तुमको जेईई नहीं हो पा रहा है तो बिंदास MHTC एग्ज़ाम दो, उससे भी बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं। भाई ने नाम बताए, ठीक है, भाई ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, और प्रैक्टिकल बातें की है। ये बात नहीं कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सही वो बातें बताइए।
तो इससे ज़्यादा हम और डिटेल में नहीं जा सकते, कितना अच्छा बताया भाई ने। भाई तो हम मॉक टेस्ट कैसे दे, उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? तो फिर मॉक टेस्ट तो आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे ऑनलाइन, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। यूट्यूब पे जो चैनल्स रहते हैं उसमें वो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देते, तो फिर वहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाता। पर उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो एक बार सुन लो। तो फिर मैंने जैसे बताया था कि मैं एक बुक बनाता था मेरे सिली मिस्टेक्स का सिली नहीं, तो फिर उसमें सिली मिस्टेक्स रहते थे, उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक्स रहती थी, उसमें सब रहता था। तो फिर मैं यही करता था कि एग्ज़ाम होने के बाद 1 घंटा दूंगा, वो सब क्वेश्चंस और एक बार सॉल्व करूँगा, जो गलत हुए हैं वो देखूंगा कि क्या गलत हुआ है उसमें। देखो सिली मिस्टेक्स बहुत कॉमन रहते, उससे मॉरल डाउन नहीं होना रहता, नहीं करना रहता खुद का। ओके, सिली मिस्टेक्स वो अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम्स को, मॉक टेस्ट को, तो फिर वो कम होते जाते। मैंने क्या किया था कि मैंने बुक बनाई थी ना, उसमें सब सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स सब लिख के लेता था। लिटरली मैं ये भी लिखता था। एक बार मैं मतलब एक क्वेश्चन का बताता हूँ तुझे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था वो। तो फिर मतलब जेई का था वो, मतलब वो एग्जांपल है जेई के फॉर्मेट में। न्यूमेरिकल था। मॉक टेस्ट एनालाइज करना कैसे करना तो हर एग्जाम में काम आएगा। हाँ, तो जो भी एक्सपीरियंस हो बताओ। हाँ। तो फिर उसमें क्या था कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने। उसमें एक छोटी सी लाइन में, मतलब ब्रैकेट में सर ने बोल दिया था कि किलो जूल में लिखो क्या आंसर, वो एनर्जी का था क्वेश्चन। तो फिर और मैंने वो पढ़ा नहीं, मैंने जूल में लिख दिया। आंसर तो सही था, मतलब फाइनल आंसर सही था, बट 10⁻³ के हाँ, मतलब वही आंसर की मैं OMR में जो लिखना था वो क्या था कि किलो जूल में लिखना है, मैंने जूल में लिख दिया। वो भी एक सिली मिस्टेक है ना, मैंने वो भी लिखा था कि देख भाई ये सिली मिस्टेक है, तो फिर ये लिखना है। अगले टाइम से, मतलब जब नेक्स्ट एग्जाम रहती थी तब मैं वो जो बुक थी मेरी से क्वेश्चंस पढ़ता था, वो मेरे मिस्टेक्स पहले देखता था मैं कि ये मिस्टेक मैंने किए थे पिछले टाइम पे, इस बार नहीं करना है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला था कि अब मैं हर क्वेश्चन पढ़ते वक्त पेंसिल लूँगा, पेंसिल से मैं अंडरलाइन करूँगा कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो। अभी वो जो ब्रैकेट था उसमें लिखा था कि आंसर इन किलो जूल, अंडरलाइन कर लेने का उधर, मतलब वो छूटेगा नहीं लास्ट आंसर लिखते वक्त। तो फिर ये ऐसे करते करते खुद के आंसर्स बनाते जाओ, खुद के सॉल्यूशंस बनाते जाओ। फिर यही मॉक टेस्ट की यही स्ट्रेटेजी रहती कि क्वेश्चंस बनाओ, मॉक टेस्ट दो, फिर बाद में उसके जो ये रहते एनालाइज करो, आंसर्स को एनालाइज करो। कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ कंसेप्ट रॉन्ग हो गई, या फिर कुछ इंटरचेंज हो गई, मतलब कुछ रहता है ना कि अपन ने ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट इधर लगा दी, तो फिर वो कंफ्यूज क्यों हुआ, वो कन्फ्यूजन क्यों आया, इसके ऊपर भी काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो ये बहुत मतलब ये होता है, जंबल होता है। भाई ने मॉक टेस्ट का बताया कि मॉक टेस्ट दो, जो मिस्टेक्स हो रहा है उसको एनालाइज करो एंड अपना एक अलग बुक बना लो कि क्या मिस्टेक हो रहा है। जो मिस्टेक तुमने अभी मॉक टेस्ट में कर लिया, कोशिश करो कि सेकंड टाइम वो मिस्टेक आपका मॉक टेस्ट में ना हो, ठीक। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है मॉक टेस्ट का। उसके बाद भाई क्या है कि जो बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करे कि ऑफलाइन प्रिपरेशन करे, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? ऑफलाइन भाई, ऑफलाइन। मतलब अगर तुम सीरियस हो ना, लाइक जेन्युइनली सीरियस हो, तो ऑनलाइन कर सकते हो। क्या अभी ऑनलाइन पे तो बहुत मटेरियल आ चुका है, यूट्यूब या फिर जो सिखाते मतलब अनअकैडमी, PW बहुत आ चुका है। तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर तुम्हारी जो सीरियसनेस रहती है वो ऑफलाइन क्लास में बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर मैं अगर चूज़ करना है तो ऑफलाइन करो, पर अगर कुछ तुमको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ऑनलाइन करना तुम चाहते हो, तो फिर तुम्हारा जो डिसिप्लिन रहता है वो ज़रा अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन। तो एक और बात होता है कि भाई की कोचिंग किसी से लोकल कोचिंग रहता है, तो वो लोग बुलाते तो हैं बट प्रॉपर ढंग से करवाते नहीं है। तो उस केस में कैसा, उनको ऑनलाइन भी थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए ना? मतलब तब तो ऑनलाइन करना ही चाहिए यार, मतलब वो तो अपने हाथ में ही नहीं है ना। अगर अपन ने कोचिंग लगा दी ये सोच के कि ये सब पढ़ा लेंगे अपने को, पर फिर बाद में अगर वो अच्छे नहीं कर रहे, मेनली वही रहता है।
तो फिर ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए, उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। पर अगर तुमको ऑफलाइन मिल रहा है अच्छे से और तुम फिर बाद में ऑनलाइन जा रहे हो तो फिर वो बहुत गलत बात है। क्योंकि टीचर्स का जो फील रहता है ना, मतलब वो जो क्लास में जो वो सिखाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो जो प्रेजेंस रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग इज़ ऑलवेज बेटर। ओके, तो भाई तो अभी सवाल ये है कि आपको 200 आउट ऑफ कितना मिला था MHTCT में, एंड परसेंटाइल क्या बना उसके ऊपर आपका? मुझे 200 आउट ऑफ 162 मार्क्स था मेरे शिफ्ट में तो, और मुझे 99.75 परसेंटाइल था उससे। ओवरऑल अगर बताऊं तो मेरा सबसे ख़राब केमिस्ट्री गया था, बाकी फिजिक्स और मैथ बहुत अच्छा गया था। नॉर्मली सीटी में क्या होता है, लोगों का केमिस्ट्री अच्छा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजी आता है, बट भाई के केस में अलग हुआ, फिजिक्स अच्छा मैथ्स अच्छा गया, बट अपना केमिस्ट्री ख़राब गया। तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद आपका और आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? लाइक जेई में 97 ऑलरेडी था, बट सीटी में 99 आया, तो 99 का अलग ही फीलिंग रहता है। तो वो कैसा था घर खुद का और घर वालों का? देखो मैं मतलब बहुत नर्वस था एग्ज़ाम के दिन, और मैं ज़रा मतलब मेरी फैमिली गांव में रहती है, मैं नांदेड़ मतलब नांदेड़ में एक गांव है, वहाँ मेरी फैमिली रहती है। मैं नांदेड़ आया था, मैं मेरे दोस्तों के साथ था, और मतलब मैं 6 बजे कुछ तो आने वाला था रिज़ल्ट अपना। तो फिर मैंने बोला था कि भाई रुक जाओ मेरे साथ पहले रिज़ल्ट देखेंगे फिर बाद में जाएंगे घर। तो फिर मैंने क्या किया था, मतलब मैंने मेरे फ्रेंड को मेरा रोल नंबर वो दे दिया था। मैंने बोला कि भाई तू देख ले, मुझे नहीं देखना, मैं बहुत नर्वस हो गया था। तो फिर उसने देखा, उसने बोला भाई 99.75। मैं पहले मतलब मैंने क्रॉस चेक करने को बोला कि भाई तूने मतलब रोल नंबर बराबर डाला है ना, मतलब वो सब डिटेल्स बराबर डाले हैं ना, गलती से इधर उधर तो नहीं गया। फिर बाद में वो सब देख लिया, फिर और एक बार मैंने चेक किया कि नहीं भाई 99.75 की, नहीं तो मुझे लगा था कि पहले मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो फिर मतलब फिर मैंने बाद में कॉल किया मम्मी को, मेरे मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई, पापा को बताया, भैया को बताया मेरे, जैसे मैंने बोला था कि भैया मुझे ये करता था, गाइड करता था, तो फिर वो भी बहुत खुश हुआ था। ओवरऑल बहुत खुश थे सब, क्योंकि मैंने बोला ना कि जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ज़रा डिसअपॉइंट था, तो फिर मैंने जो शिफ्ट किया था वो एक बहुत बड़ी रिस्क थी मेरे लिए। तो फिर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, इसलिए बहुत खुश थे हम सब। घर वाले भी खुश? बहुत खुश। मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे तो देखो रिएक्शन जो रिज़ल्ट का होता है ना, वो अलग ही फीलिंग होता है। अगर तुमने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया है, तो एंड द एंड रिज़ल्ट आता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो और अलग फीलिंग रहता है। तो आपने VGTI क्यों चूज़ किया? देखो VGTI क्यों चूज़ किया, मुझे COEP का ये मिल रहा था, EXTC मिल रहा था, AIML भी मिल रहा था, मतलब CS का छोड़ के सब मिल रहा था मुझे। पर EXTC का COEP का EXTC बहुत अच्छा है, पर मैंने VGTI में IT को प्रेफरेंस IT को दिया था मैंने। क्योंकि देखो सबसे पहले तो मुंबई, उसमें भी VGTI, उसमें IT बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो सबसे पहले तो मुझे सिटी मिल रही थी कि मुंबई, पुणे भी बहुत अच्छी सिटी है, वैसा नहीं है, पर मुंबई इज़ कंपेरेटिवली, मतलब अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंस आता है मुंबई और पुणे में। तो फिर मुझे मुंबई चाहिए था पर्सनली, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंबई में आके मैं सीखूँगा। तो फिर ये, और फिर बाद में VGTI तो मतलब बहुत अच्छा शहर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप 100 स्टूडेंट्स रहते हैं ना मेजरली, तो फिर वो तो VGTI में प्रेफर करते हैं टॉप 100 स्टूडेंट्स। तो फिर मुझे ऐसा था कि IT जाना है और VGTI आना है। ओके, तो मेनली VGTI चुनने का मेन मोटिव यही था कि मुंबई एंड अच्छे, मतलब 100 की जो 1 से 100 तक रैंक में रहते हैं ज़्यादातर VGTI चूज़ करते हैं। एंड मुंबई में होने का बहुत फ़ायदा होता है, धीरे धीरे समझेगा वो क्यों क्या फ़ायदा होता है, बट होता है। एंड आपका VGTI का एक्सपीरियंस कैसा है? आपका पूरा एक सेम ख़त्म हो गया, एक सेम 1 में क्या किया, कैसे किया, कैसा गया सेम 1? VGTI का एक्सपीरियंस तो भाई देखो, तुम जो देखते हो ना वीडियो VGTI के पुराने वाले, जिसमें दीवारों पे बहुत गंदगी रहती है वो सब वैसा कुछ नहीं है। मतलब अभी रिन्यू हुआ है VGTI, अब बहुत अच्छा दिखता है।
बहुत अच्छा मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ स्लोली पेंट हो गया है, पेंट पिट हो गया है। फिर बाद में साफ तो पहले से ही था, बाहर का अंदर भी बहुत अच्छा हो गया है, सब रिन्यू हो रहा है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। वो मैंने जो वीडियो देखे थे यूट्यूब पे वो बहुत तो फिर मुझे लग रहा था कि साला क्या कॉलेज पर VGTA बहुत अच्छा बन गया है। मतलब सीरियसली ये इधर आने के बाद मैंने जब ये पूरा देखा तो मैं ये हो गया था, मतलब सरप्राइज हो गया था कि इतना अच्छा बन गया है। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा बन गया था। तो फिर वो अगर वो एक्सपीरियंस सबसे पहला फर्स्ट डे का, फिर बाद में स्लोली मेरे फ्रेंड्स अच्छे से बन गए। मैं अभी हॉस्टल रहता हूँ, तो फिर मेरे फ्रेंड्स अच्छे से मिल गए थे मुझे। हम बहुत घूमे मुंबई, हम क्लास में भी बहुत मस्ती करते थे। कभी क्लास बंक करना हो तो बंक भी कर देते थे उसमें, मतलब वो भी कुछ ये नहीं है तो फिर मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहता है। VGTA में अभी जो अपने ये हुए थे फेस्टिवल्स हुए थे वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं सब। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहता है, सबको चांस मिलता है। हमने मतलब पार्टिसिपेट किया था खुद से, तो फिर मज़ा तो सब आता है। VGTA में ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ कॉलेज आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं भाई, तुम सब कर रहे हो। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम मज़ा भी कर रहे हो, और तुम मतलब सब इसमें प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, तुम ग्रो भी कर रहे हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो VGTA यार तुम देख लो, मैंने भी बहुत से वीडियो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, जो भी होते रहते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, भाई ने बता ही दिया एकदम अच्छे से। तो अभी जो MHTCT 2025 और 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 25 और 26 के लिए, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो भाई सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस छोटा रहता है, कम रहता है ज़रा, मुझे ऐसा लगता है। सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो कि CET में लगता है। ओके, मैथ्स का 100 मार्क्स का मैथ्स रहता है। तो फिर सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ मैथ्स कंप्लीट कर लो यार। हाँ, क्योंकि मैथ्स अगर तुम कंप्लीट कर लो तो तुम्हारे हाथ में 100 मार्क्स है क्या। फिर उस पर शॉर्ट ट्रिक्स जो रहते वो याद कर लो। मॉक एग्ज़ाम्स दो, मैंने जो मेथड बताया था मॉक एग्ज़ाम्स का, वो एक बार फॉलो करो। मतलब मेरा मेथड नहीं है वो, बहुत स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है, और लाइक सबके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आ रहे थे। तो फिर ये सर्टिफाइड मेथड है बोल सकते तुम। तो फिर ये इसको फॉलो करो और फोकस करो यार, डिस्ट्रैक्ट मत हो। अभी ये जो एग्ज़ाम के पहले 3-4 महीने रहते हैं ना, बहुत क्रूशियल रहते हैं। तो फिर इसमें अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर गेम हो जाएगा तो इसलिए भाई फोकस करो। तो सबसे पहले तो पार्थ भाई थैंक यू, अपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, अपना टाइम दिया एंड लोगों को गाइड किया, तो थैंक यू। आप भी थैंक यू बोल दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और फिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो फिर इसके चैनल पे रीच बढ़ाओ भाई, इस चैनल की लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए आते जाओ। थैंक यू भाई, तूने मुझे बुलाया अरे भाई थैंक यू पार्थ भाई, 584 रैंक है एंड इतने हम्बल बंदे, क्या बताओ। नेक्स्ट टाइम आओ तो मिलना इनसे ज़रूर। इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन लिंक है। लिंक्डइन पे हो आप? लिंक्डइन पे हूँ मैं। हाँ, तो वो भी डाल दूंगा, वहाँ पे फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।